मौसम के भी आपकी ज़िंदगी पे बड़े गहरे असरात हुआ करते हैं। कुछ मौसम इस तरह के होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के रुख को तब्दील करके रख देते हैं। और ये जिस दौर का वाक़या है, उस दौर में अंग्रेज़ों की हुक्मरानी न सिर्फ बड़े सग़ीर पे थी, बल्कि वो कोशिश में लगे हुए थे कि यहाँ से भी मज़ीद आगे हुक्मरानी कायम कर सकें। मोहम्मद अपनी फैमिली के साथ इंडिया के एक कदीम गांव में रहा करता था। ये जो गांव था, ये एक कच्चा पक्का गांव था। इसके चारों तरफ जंगलात मौजूद थे, कुछ हिस्सा पहाड़ों पे मुश्तमिल था, और जो बुनियादी सहूलियात थी वो ना होने के बराबर थी। अक्सर जब भी रिमझिम का सीज़न आता, यानी बारिशें हुआ करती, तो ये पूरा का पूरा गांव डूब जाया करता था। इसी तरह 15 अगस्त 1890 को इस कदर शदीद बारिश हुई कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश बढ़ती चली जा रही थी और बिलाखिर खतरा होने लगा था कि किसी भी वक्त सैलाब आ जाएगा और ये पूरा का पूरा गांव, बल्कि करीब व जवार के जितने भी गांव हैं, वो तहस नहस होके रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि एक रात के अंदर अंदर इस कदर बारिश हुई कि बराबर में जितने भी गांव थे, सारे के सारे गांव मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद हो चुके थे। सामान का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे इंसान थे जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। मोहम्मद भी अपनी माँ के साथ उस गांव में रहा करता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो और उसकी माँ इस सैलाब के अंदर महफूज रहे थे। खैर, जब भी सैलाब आया करता है तो उसके आने के तकरीबन 15 से 20 दिन तक या महीने तक उसका असर रहा करता है। लिहाजा मोहम्मद ने अपनी मदर के साथ यही फैसला किया कि जब तक यहाँ पे पानी मौजूद है, क्यों ना हम लोग यहाँ से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के फासले पे, जहाँ पे बहुत घने जंगलात मौजूद हैं, वहाँ चले जाएं। और जब यहाँ से पानी छट जाएगा, यानी पानी वापस चला जाएगा, तो दोबारा से अपने घर को, अपने गांव को आबाद करने की कोशिश करेंगे। जब ये लोग जंगल की तरफ रवाना हुए तो उनको बहुत सारी इस तरह की फैमिलीज, बहुत सारे इस तरह के लोग नजर आए जो ना सिर्फ अपने मालो मवेशी से महरूम हो चुके थे, बल्कि किसी के बाप का इंतकाल हो गया था, किसी की माँ मर गई थी, और किसी के बच्चे इस पानी के जरिए बह के आगे चले गए थे। उन्हीं लोगों में मोहम्मद ने देखा कि एक लड़की जो कि 17 या 18 साल की लगती है, जो कि देखने से बहुत ही हसीन और जमील है, और ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक यकीनन किसी अच्छी फैमिली से था। वो एक टीले पे बैठी हुई है और मुसलसल ज़ाहरो कतार रो रही है। अब क्योंकि पुराना दौर था, इज्जत, लिहाज, पर्दा, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता था, तो मोहम्मद ने तो सिर्फ देखा और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जो मोहम्मद की माँ थी, उसको ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक माँ थी तो उसको अंदाज़ा था, उसको लग रहा था कि हो सकता है जो लड़की बैठी हुई है ये भी अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से जुदा हो गई हो। खैर, मोहम्मद की माँ ना सिर्फ आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उससे उसकी कहानी पूछी। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम हिना है और मैं साथ वाले गांव में रहा करती थी। जब ये सैलाब आया तो सैलाब आने के बाद जो भी मेरे पेरेंट्स थे या छोटे बहन भाई थे, सारे के सारे उसके अंदर बह के ना जाने कहाँ चले गए, और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी ना मुझे उनका पता चल रहा है, ना ही उनकी बॉडीज मिल रही हैं। अब पुराने लोग थे, एक दूसरे के गम को महसूस किया करते थे, और एक दूसरे को मुश्किल में छोड़ना जुर्म तस्वुर किया जाता था। तो मोहम्मद की जो माँ थी, उन्होंने उस लड़की हिना को कहा कि बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझो या माँ जैसा समझो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ, हमारे घर का, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। हम लोग भी किसी जगह की तलाश में हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे जाके हम नए तरीके से अपना घर बना सकें, रिहाइश इख्तियार कर सकें, या अपने जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको अंजाम दे सकें। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी, ऐसा लगा जैसे वो इंतज़ार ही कर रही थी कि कोई फैमिली इसको मिले जो इसकी मदद कर सके। उसने भी फौरन से हामी भर ली और वो कहने लगी कि ठीक है अम्मा, मैं आज से
آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بن کے، آپ کا سہارا بن کے رہا کروں گی۔ خیر یہ لوگ مزید آگے آئے اور ڈیپ فارسٹ کے قریب پہنچ کے انہوں نے وہاں پہ لکڑیاں وغیرہ لیں، اس سے گھر کی تعمیر شروع کی۔ جو کچھ کرنا تھا نئے سرے سے کرنا تھا، نئے سرے سے گھر بنانا تھا، اس کو آباد کرنا تھا، گھر گھرستی کرنی تھی، اس کا سامان لینا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات محمد کو اپنے کام کا یا اپنے روزگار کا کوئی نہ کوئی سبب تلاش کرنا تھا۔ گریجولی 2 4 6 دن کے اندر اندر چھوٹا موٹا رہنے کا انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو فیملی تھی، جو کہ نئی فیملی بنی تھی، یہ مل جل کے اس جھونپڑی میں یا اس جگہ پہ رہنے لگی۔ شروع میں تو سب کچھ نارمل تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے محمد کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہے اور اس کو واقعی میں ایک بیٹی مل چکی ہے، جبکہ محمد کا بھی جو دل تھا وہ اس لڑکی پہ مکمل طور پہ فدا ہو چکا تھا۔ محمد چاہتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یا فیوچر میں جب کبھی اس کی شادی کا وقت آئے گا یا اس کی شادی کی بات کی جائے گی تو یہ کوشش کرے گا کہ اس لڑکی کو سہارا دے سکے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے کچھ عجیب سی باتیں تھیں جو ان لوگوں نے نہ صرف آبزرو کرنا شروع کی تھی بلکہ ان کے پاس ان باتوں کے، ان سوالات کے کوئی جوابات موجود نہیں تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جیسے جیسے شام ڈھلنے کا ٹائم آتا تو محمد دیکھا کرتا تھا کہ ہنا ایک دم سے جھونپڑی سے باہر نکلتی ہے، کبھی وہ ذرا آگے نکل جاتی ہے اور کبھی کبھی ڈیپ فارسٹ کی طرف یا گھنے جنگلات کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ اندھیرا ہونے کے بعد جبکہ کسی کا جنگل میں جانا یا نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بالآخر کہاں پہ جایا کرتی ہے، کس سے ملا کرتی ہے اور اس کا وہاں سے کیا تعلق ہے۔ اب کیونکہ اس کا براہ راست اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا تو روک ٹوک کرنا، اس سے سوالات پوچھنا یا اس کو جنگل میں جانے سے روکنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ شروع میں محمد صرف دیکھتا رہتا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ جو معاملات تھے بڑھتے چلے جا رہے تھے تو محمد نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو فالو کیا جائے۔ اور ایک رات ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی مغرب کے بعد ہنا وہاں سے نکلی اور اس کا جو رخ تھا وہ جنگلوں کی طرف تھا تو محمد نے اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ محمد جیسے جیسے اس کو فالو کر رہا تھا ویسے ویسے اس کو لگ رہا تھا کہ جو ہنا کی چال ہے وہ کچھ عجیب سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ نہ صرف قدم رکھ رہی ہے بلکہ بظاہر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی انسان نہیں چل رہا بلکہ شاید کوئی جانور ہے یا پھر کوئی اور مخلوق ہے جو بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہنا محمد کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بالآخر کس طرف اور کہاں گئی ہے۔ بالآخر کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد وہ واپس آ گیا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے دن دوبارہ سے وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور بالآخر جب اگلی رات شروع ہوئی اور ہنا ایز یوزولی مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد جنگل کی طرف روانہ ہوئی تو محمد نے نہ صرف خود کو بلکہ 2 4 گاؤں کے جو لڑکے تھے یا اس کے جو دوست تھے ان کو اس کے پیچھے لگنے کا ٹاسک دیا۔ اب مختلف لوگ تھے جو اس کو فالو کر رہے تھے اور سب یہی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر یہ کہاں پہ جایا کرتی ہے اور وہاں جا کے کیا کیا کرتی ہے۔ اس کو فالو کرتے کرتے تقریباً 35 منٹ تک یہ لوگ جنگل میں چلتے رہے اور بالآخر ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ جا کے ہنا رک گئی تھی۔ اب جیسے ہی یہ ایک جگہ جا کے رکی تو یہ جو جگہ تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ بیچ کے حصے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا جبکہ چاروں اطراف درخت یا جھاڑیاں موجود تھیں۔ اب وہاں رکنے کے بعد ہنا اپنے گھٹنوں پہ بیٹھی اور گھٹنوں پہ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا جو منہ تھا وہ نیچے کی طرف کیا اور کچھ عجیب سی زبان میں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ کچھ پڑھ رہی تھی یہ لوگ اس کی زبان پہ یا ان الفاظ پہ غور کر رہے تھے اور ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے جس زبان میں یہ پڑھ رہی ہے۔ یہ مسلسل
पेड़ों के अंदर छुपे हुए उसको देख रहे थे। और मोहम्मद बताता है कि जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे सामने देखते ही देखते हिना ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राने की आवाजें आना शुरू हुई। जैसे ही उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया था तो ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह जो है वो बहुत अजीब से चेहरे में या किसी भयानक चेहरे में न सिर्फ तब्दील हो चुका है, बल्कि उसकी जो आंखें थी, उनकी जो आई बॉल्स थी, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थी। ये जो भी मनाजिर थे न सिर्फ मोहम्मद देख रहा था, बल्कि उसके जो भी दोस्त थे जिनको वो साथ साथ लेके आया था, वो भी उसके साथ साथ इन मनाजिर को देख रहे थे। देखते ही देखते हिना जो थी वो ज़मीन से ऊपर की तरफ खड़ी होना शुरू हुई और जैसे ही वो खड़ी हुई तो अब उसका जो कद था वो तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान हो चुका था और उसके मुंह से मुसलसल खून रस रहा था। अब ये मुसलसल ये खौफनाक मनाजिर दरख्तों में छुपे हुए देख रहे थे कि इसी दौरानिये में मोहम्मद बताते हैं कि हिना ने एकदम से अपनी जो गर्दन थी उसको 90 डिग्री तक मोड़ा और मोड़ने के बाद पीछे की तरफ देखने लगी। किसी भी इंसान का, किसी भी लड़की का अपनी गर्दन को 90 डिग्री तक मोड़ना नामुमकिन हुआ करता है। खैर, इन लोगों को ये तो अंदाजा हो चुका था कि ये जो भी मखलूक है कम से कम इंसान नहीं है। आंखों ही आंखों में इन सब लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया जैसे कि अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। ये लोग आपस में इशारे करने के बाद जैसे ही वापस मुड़े और वापस अपने घर की तरफ या अपनी झोंपड़ी की तरफ भागना चाहते थे, तो जैसे ही इन लोगों ने भागना शुरू किया तो इनको लगने लगा कि वो जो लड़की है जो कि हिना के रूप में इनके साथ रहा करती है, उसने इनके पीछे भागना शुरू कर दिया है। अब मोहम्मद अपने हिसाब से बहुत तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था और साथ साथ उसको जो भी कलामात आते थे या जो भी आयतुल कुर्सी थी वो उसका विर्द कर रहा था, जबकि बाकी जो लड़के थे वो भी तेज़ भाग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो तिलावत कर रहा हो। खैर, देखते ही देखते हिना ने ना सिर्फ मोहम्मद के एक दोस्त को पकड़ा, बल्कि उसको वो खींचती हुई या घसीटती हुई वापस उसी पॉइंट की तरफ जाने लगी जिस पॉइंट पे अभी कुछ देर पहले वो मौजूद थी। बाकी जो दोस्त थे वो सारे के सारे भाग के वापस झोपड़ी में या उसी गांव में पहुंच चुके थे, जबकि जो मोहम्मद का दोस्त था जिसको हिना ने या उस चुड़ैल ने पकड़ लिया था वो वहीं पे मौजूद था और अल्लाह जाने उसका क्या हाल हुआ था। जैसे ही मोहम्मद झोपड़ी के पास पहुंचा तो अपनी माँ को लेके और बाकी जितने भी लोग थे जो उस वक्त वहां पे आबाद थे, उन सबको लेके उस जगह से किसी और जगह पे रवाना हो गया। जैसे तैसे मुश्किल से ये रात गुजरी, लेकिन ये जो रात थी ये पूरी रात इन्होंने ना सिर्फ सफ़र में गुजारी, बल्कि मोहम्मद अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जानने वालों के साथ किसी बहुत ही सेफ पॉइंट पे ना सिर्फ पहुंचना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि अब उसका, उसकी मदर का या उसके जानने वालों का सामना कभी भी उस लड़की हिना से या उस डायन से ना हो सके। और हुआ भी ऐसे ही कि उसके बाद से इन लोगों का ना उस चुड़ैल से, उस डायन से न कभी राब्ता हुआ और ना ही वो खूबसूरत डायन इनको कभी नजर आई। मेरा नाम फराज है और मेरा ताल्लुक कराची शहर से है। मेरे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक थी, तो बमुश्किल मैं 8वीं क्लास तक तालीम हासिल कर सका। 8वीं क्लास के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने करीबी एक दुकान पे मुझे सेल्समैन के तौर पे जॉब लगवा दी थी। वहाँ पे तकरीबन मैं 5 या 6 साल तक ना सिर्फ जॉब करता रहा, बल्कि उसके साथ साथ मैंने और भी काम थे जो सीखना शुरू कर दिए। इत्तेफाक से वहाँ के जो ऑनर थे वो अक्सर मुझे अपनी कार चलाने के लिए दे दिया करते थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी कार की बदौलत मैं ड्राइविंग भी सीख चुका था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट ये था कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई मौका मिला तो अपनी गाड़ी ख़रीदूँगा और ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू करूँगा। ऐसा ही हुआ
कि कुछ पैसे मैंने जमा कर लिए थे, कुछ पैसे मैंने अपने दोस्तों से उधार लिए और बिला आखिर एक कार ख़रीदी और उबर, करीम वगैरह जो ऐप्स हुआ करती हैं उनके ज़रिए मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि जो सवारियां हैं या जो भी पिक एंड ड्रॉप्स हैं, जो ख़ानदान वाले हैं या मोहल्ले वाले हैं या जो भी जानने वाले हैं, उनको दे दिया करूं, क्योंकि उनकी बदौलत एक तो पैसे अच्छे मिल जाते थे, दूसरा गाड़ी को इतना ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता था। जबकि अगर आप करीम, उबर या इस तरह की ऐप्स की बात करें तो उनमें राइड कहीं की भी कभी भी आ सकती है। तो वैसे ही अभी जून 2023 में मेरे साथ हुआ था कि मैं जो है एक ऐप के ज़रिए वेट कर रहा था कि कोई राइड आ जाए, और ऐसे ही हुआ कि एक राइड आई, और ये जो राइड थी ये सईदाबाद की राइड थी। मैं उस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद था। इस फैमिली को मुझे वहाँ से सईदाबाद में ना सिर्फ छोड़ना था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि सईदाबाद के बाद हमें मज़ीद आगे जाना पड़े। खैर, पैसों का लेन देन तय हुआ और वो जो पैसे थे वो बहुत मुनासिब थे, तो मैं भी खुश था कि सईदाबाद से अगर आगे जाना पड़ता है तो मेरी आमदनी डबल हो जाएगी। खैर, जब ये लोग सईदाबाद पहुंचे तो वहां पे उतरने के बाद इनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। खैर, वो जो फैमिली थी उन्होंने माजरत की, और माजरत करने के बाद मैं भी सईदाबाद के एक स्टॉप पे जाके खड़ा हो गया। अब मैं स्टॉप पे खड़ा हुआ था, मैं राइड का वेट कर रहा था। रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। अच्छा, सईदाबाद का जो इलाका है जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग कैंप मौजूद है, वहाँ पे आमतौर पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता है। खैर, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था और वेट कर रहा था कि जैसे ही राइड मिलती है तो यहाँ से आगे रवाना होऊंगा। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी गाड़ी है उसकी बैक साइड पे कोई मूवमेंट शुरू हुई है। अब जाहिर सी बात है, पहला इंप्रेशन तो यही था, हो सकता है कोई चोर घुस गया हो, या आमतौर पे मोबाइल छीनने वाले या चोर डकैत इसी तरह चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाया करते हैं। मैंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि ये जो आवाज़ आई थी ये बैक सीट से आई थी, और मैं कंफर्म था कि जो भी है वो पीछे मौजूद है। अब जब कोई मौजूद ही नहीं था तो मैंने इग्नोर किया, दोबारा से मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी मुझे मोबाइल यूज़ करते करते मुश्किल से 5 या 7 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि एकदम से दोबारा से खड़खड़ की आवाज़ आई। अब मैंने पीछे नहीं देखा, बल्कि वो जो बैक व्यू मिरर है उसके ज़रिए पीछे देखना शुरू किया। जैसे ही मैंने बैक व्यू मिरर के ज़रिए पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि 2 बच्चे हैं जो मुश्किल से 6 या 7 साल के बच्चे हैं, और उन बच्चों के सरों पे सिंगनुमा कुछ चीज़ें मौजूद हैं। वो दोनों के दोनों बैक सीट पे बैठे हुए हैं, और अजीब बात यह है कि उनकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। एक अजीब मंजर था जो मेरे सामने मौजूद था, और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कम से कम ये इंसान के बच्चे नहीं हैं। खैर, मैं दोबारा से पलट के जब पीछे देखता हूँ तो दोबारा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद जब मैंने बैक व्यू मिरर पे दोबारा से देखा तो बच्चे दोबारा नजर आने लगे। ये बच्चे सिर्फ शीशे में नजर आ रहे थे, लेकिन जब मैं पलट के देखता था तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया, और जो भी कुरानी आयत, आयतुल कुर्सी वगैरह मुझे आती थी मैंने ना सिर्फ पढ़ना शुरू की, बल्कि मेरी गाड़ी में जो सिस्टम मौजूद था उसको मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, और जो भी कुरानी आयत सामने नज़र आ रही थी वो मैंने प्ले कर दी। जब मैंने वो प्ले की तो उसके बाद मैंने गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता करके चलाना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी मुश्किल से 15 या 20 फीट के फासले पे आगे आई होगी, तो जब मैंने साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा तो वो दोनों बच्चे जो अभी गाड़ी के पीछे मौजूद थे वो उसी जगह खड़े हुए थे, और ना सिर्फ खड़े हुए थे बल्कि मेरी गाड़ी की तरफ या मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। अब बच्चों को देख के मैंने गाड़ी को बाकायदा भगाना शुरू कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला तय करते ही मुझे एक राइड रिसीव हो गई। वो राइड मैंने पिक की
اور اس کے بعد میں سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ اس کے بعد تقریباً مجھے 1 ہفتے تک شدید بخار رہا، اور نہ صرف بخار رہا بلکہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ مجھ پہ مسلسل دم درود کرتے رہے۔